हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज है 5 मार्च। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। सबसे पहला है आगरा और वाराणसी को लेकर। तो उत्तर प्रदेश के 2 शहरों में आगरा और वाराणसी में साइंस सिटी के रूप में उन्हें बनाया जाएगा। अब दोनों शहरों में 25-25 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे ये परियोजना को स्टार्ट किया जाएगा। अब 1989 में पहले से ही लखनऊ में साइंस सिटी के रूप में जो रीजनल साइंस सिटी है वो लखनऊ में पहले से ही है। अब होता क्या है, साइंस सिटी में ऐसा नहीं है कि पूरी सिटी को साइंस के हिसाब से तब्दील कर देते हैं, बल्कि यहाँ का क्या करते हैं, यहाँ कुछ ऐसे सेंटर बनाए जाते हैं जहाँ पे शैक्षणिक और मनोरंजन रूप से जैसे वैज्ञानिक जागरूकता हो, ज्ञान को बढ़ावा दिया जाता है। स्पेशली कौन से, युवा वर्ग को। तो युवाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इन सब चीज़ों में बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जाता है। तो कौन से एरिया में अभी हो रहा है, वाराणसी और आगरा में, और लखनऊ में पहले से है 1989 से, ये याद रख सकते हैं। अब साइंस सिटी एक इंटरेक्टिव विज्ञान केंद्र ही होता है, तो बच्चों और इन सब के लिए होता है। तो ये हमने देखा, इसमें उद्देश्य क्या है, युवाओं को वैज्ञानिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना स्टार्ट करी गई है। अगला देखें हम, अयोध्या जो हो गई, अयोध्या यात्रा ऐप से, एक ऐप चलेगी अयोध्या यात्रा ऐप से, लाइव दर्शन और वर्चुअल टूर का उद्घाटन किया गया है। तो ऐसे ऐप के माध्यम से ऑनलाइन वीडियो वगैरह देखते हैं, वैसे ही क्या होगा, जो अयोध्या विकास प्राधिकरण है वो वन प्ले ग्रुप ने उसमें अयोध्या ऐप एक लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, ऑनलाइन रूप से जो होगा, डिजिटल क्या होगा, दर्शन होते रहेंगे। तो 360 डिग्री वर्चुअल जो होता है दर्शन, वो इसमें मिलेंगे। तो ये हमने देखा। अब ऐसी चीज़ पहली बार तो है नहीं भारत में, तो ये कहाँ कहाँ पहले हो चुके हैं, तो वाराणसी में, मथुरा में, महाकालेश्वर, इन जगह पे पहले से ये होता है। इसके बाद है लकड़ी के खिलौने। अब उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में अगर देखें तो लकड़ी के खिलौने कहाँ के फेमस है, वाराणसी के। तो वाराणसी के लकड़ी के खिलौने और काष्ठ नक्काशी के लिए व्यक्ति फेमस थे, उनका नाम था गोदावरी सिंह। तो गंगा नदी के किनारे ये रहते थे, नाम था गोदावरी सिंह, ऐसे याद कर सकते हैं। तो वाराणसी के थे गोदावरी सिंह, इनका निधन हो गया है। तो अगर पूछा जाए गोदावरी सिंह कौन थे, तो वाराणसी में लकड़ी के खिलौने के और काष्ठ शिल्प के लिए इन्हें पहचान थी। साथ ही अब इन्हें कई सारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने भी उन्हें सराहा था और कई पुरस्कार भी दिए थे। तो ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं। अगला है टैरिफ के बारे में। तो टैरिफ, आयात कर और उपभोक्ता पर असर। अब टैरिफ को बढ़ाया घटाया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका में क्या हो रहा है, टैरिफ, अमेरिका कई सारे शुल्क वगैरह लगा रहा है। तो क्या होगा, टैक्स बढ़ेगा घटेगा, तो इससे आयात कर और उपभोक्ताओं पर काफ़ी असर पड़ेगा। तो ये हम देखते हैं। तो पहली बात क्या होती है, हम टैरिफ को समझते हैं। टैरिफ क्या है, तो एक तो मोबाइल में टैरिफ डलवाते हैं, एक वो भी होता है कंपनियां जो शुल्क निर्धारित करती हैं, वो टैरिफ होता है। तो ये वाला टैरिफ कौन सी है कि हम बात कर रहे हैं, ये टैरिफ है जो टैक्स है। तो टैक्स है, तो टैरिफ एक प्रकार की ड्यूटी होती है, एक प्रकार की, हालांकि ड्यूटी में अंतर होता है, वो भी हम देखेंगे। जो टैरिफ होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, ड्यूटी होता है, जो सरकार किसी देश में आयात या निर्यात होने वाले सामान पर लगाता है। तो टैरिफ क्या है, एक ड्यूटी का प्रकार होता है, जो सरकार क्या करती है, या तो सामान किसी विदेश में जा रहा होगा या विदेश से आ रहा होगा, तो भारत सरकार मान लेते हैं क्या है, एक टैक्स मतलब एक लगाते हैं ड्यूटी कर। तो इसे कहा जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो घरेलू उद्योग होते हैं उन घरेलू उद्योगों को सुरक्षा करना, सुरक्षा के साथ राजस्व टैक्स को ज़्यादा बढ़ावा देना। अब सुरक्षा कैसे हो जाएगी, जैसे विदेश से अगर कोई माल आ रहा है भारत में और उस माल पे हम ज़्यादा टैक्स लगा दें, ये टैरिफ लगा दें, तो वो माल भारत में महंगा बिकेगा। तो वो व्यक्ति, कोई भारत का व्यक्ति उस महंगे माल को क्यों खरीदेगा, अगर भारत में उससे कम रेट पे या उसी रेट पे मिलना है। तो एक होता है टैरिफ के, अगर हम प्रकार देखें तो टैरिफ के प्रकार में सबसे पहला प्रकार होता है आयात शुल्क। तो इन्हें समझना है हमें थोड़ा, आयात शुल्क। तो आयात शुल्क क्या होता है, जब कोई देश बाहर से सामान मंगाता है, आयात कर रहे हैं ना, तो आयात शुल्क, बाहर से कोई सामान मंगाता है तो घरेलू जो उत्पादक होते हैं, कौन, घरेलू उत्पादक होते हैं, उन उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा मिल सकती है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल देखें तो भारत में विदेशी मोबाइल फ़ोन या कारों पर टैरिफ लगाया जाता है। अगर हम विदेश से मोबाइल फ़ोन या कार मंगाते हैं तो टैरिफ लगाया जाता है, ताकि जैसे स्थानीय टाटा है, मारुति है, उन्हें बढ़ावा मिल सके। तो ये हमने देखा आयात वाला शुल्क। उसके बाद आता है एक निर्यात वाला। तो निर्यात में क्या होगा कि भारत कभी कभी क्या करेगा कि घरेलू रक्षा, इम्पोर्टेंट है, अब ये सोचा जाएगा, सोचो कोई व्यक्ति हम विदेश भेज रहे हैं तो क्यों कोई टैक्स लगाया जाएगा, ड्यूटी लगाई जाएगी, टैरिफ लगाया जाएगा, प्लस सरकारी टैरिफ, एक्सपोर्ट टैरिफ क्यों लगाएगा, विदेश में भेज रही तो अच्छी चीज़ है, पर नहीं होता है। कैसे नहीं है, तो इसे समझते हैं।
मान लो उत्तर प्रदेश या भारत में क्या हुआ, 100 टन गेहूँ उत्पादित हुए मान लेते हैं, और भारत में सरकार को लगता है कि अगले वर्ष मौसम है वो सही नहीं रहेगा, या भारत में खाद्यान्न की मांग जो पहले 50 हुआ करती थी एग्जाम्पल के रूप में, वो 60-70 हो सकती है टन, महंगाई हो सकती है, हमारे इस मौसम में कुछ बदलाव हो सकता है, तो सरकार सोचेगी ना कि जो भारत का गेहूँ, चावल या कोई अयस्क भी हो सकता है, लोहा वगैरह, मतलब कुछ भी हम भारत क्यों भेजें। तो सरकार क्या करेगी, निर्यात पर टैक्स लगा देगी ताकि घरेलू आपूर्ति पर कोई नुकसान ना पहुंचे। तो हमने आयात वाला देखा, आयात क्यों करते हैं, भारत के घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, मतलब वो पीछे ना रहे। निर्यात पे क्यों टैक्स लगा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, तो निर्यात टैरिफ लगता है हम विदेश में ना भेजें ताकि घरेलू मार सुरक्षित रहे। एक होता है स्पेसिफिक टैरिफ भी, तो कैसा होता है एक स्पेसिफिक टैरिफ, ये किसी वस्तु की मात्रा के आधार पर लगाया जाता है, जैसे 1 किलो प्रति लीटर, इन पर कुछ लगाया जा सकता है, ये स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक है। ऐसे ही कई सारे होते हैं, एक प्रोटेक्टिव होता है, प्रोटेक्टिव टैरिफ, इसमें क्या होता है घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए लगाया जाता है ताकि सस्ते विदेशी सामान से प्रतिस्पर्धा कम हो। जैसे चाइना से, चीन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक और सौर जो उपकरण होते हैं वो, उन पर भारी टैरिफ भारत लगाता है, क्यों, घरेलू इंडस्ट्री बनी रहे। तो एक तरीके से ये आयात जैसा ही होता है जो संरक्षणवादी ये होता है। तो टैरिफ हमने देखा, टैरिफ क्यों लगाया जाता है, सस्ते विदेशी उत्पादों से देश में बचाया जा सके, टैक्स को बढ़ावा देने के लिए, मतलब राजस्व बढ़े सरकार का, आयात निर्यात को नियंत्रित करने के लिए, स्वदेशी उत्पादों को क्या करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों के लिए। तो ये सारी चीज़ें टैरिफ में होती हैं। तो हमने टैरिफ देखा, तो टैरिफ में अभी चर्चा चली रही है कि अब एक देश दूसरे, चूँकि अमेरिका में 328 बंदरगाहों पर कस्टम एजेंट टैरिफ एकत्र करते हैं, तो टैरिफ पर टैरिफ जो है वो आयात पर लगाए जाने वाला एक कर है, जिसमें किस पे, आयात पर, अभी हमने देखा था ना, आयात पर लगाने वाला एक कर है जिसमें खरीदार की कीमत का एक तय प्रतिशत वसूला जाता है, एक टैक्स वसूला जाता है। अब टैरिफ के बारे में बात करें तो टैरिफ, यह भ्रम होता है कि दूसरे देश टैरिफ चुकाते हैं, जबकि टैरिफ कौन चुकाता है, कंपनी ही तो चुकाती है, जो कंपनी मंगाती है, तो कंपनी चुकाएगा, लास्ट में उपभोक्ता ही चुका रहे होते हैं, क्योंकि जो टैक्स लगा है, टैरिफ लगा है, वो इन व्यक्ति को ही तो महंगा सामान मिलेगा, तो असल में प्रताड़ित कौन हुआ, परेशान कौन हुआ, व्यक्ति ही हुआ। तो टैरिफ से आयात महंगा होता है, जो अभी हमने देखा। उसके बाद निर्यात तक जो होती हैं कीमतें घटने और मुनाफे में कटौती करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो अब क्या होगा, अब सोचो अगर आयात महंगा हो जाएगा तो अब चीज़ें कैसी हो जाएंगी, इंसान मजबूर हो जाएगा, कटौती करने पर वो खरीदेगा ही नहीं, तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमने देखा। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल, मतलब इसमें इतना हमने देख लिया टैरिफ के बारे में, एक और शब्द आता है वो होता है ड्यूटी। अब ड्यूटी का अंतर क्या होता है, तो इसे समझ लेते हैं क्योंकि ये इकोनॉमी के लिए दोनों टर्म जरूरी हैं। तो एक हमने देखा टैरिफ, और टैरिफ क्या होता है, किसी देश में आयात निर्यात पर लगाया जाने वाला एक टैक्स होता है, उसे कहते हैं टैरिफ। तो टैरिफ हमने देखा, इसका उद्देश्य घरेलू सामान की रक्षा। एक होता है ड्यूटी। अब ड्यूटी क्या होता है, एक विशेष टैक्स का ही एक विशेष प्रकार है जो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर लेन देन पर लगाया जाता है। ये कैसे लगाया जाएगा, वस्तु और सेवा के लेन देन पर लगाया जाता है। आयात निर्यात के साथ साथ घरेलू उत्पादों पर भी लगाया जाता है, ये घरेलू उत्पाद पर भी लगेगा। अब ड्यूटी कई प्रकार की होती है जो हम सुनते हैं, एक कस्टम ड्यूटी होती है, एक एक्साइज ड्यूटी होती है, एक स्टाम्प ड्यूटी होती है। तो ड्यूटी घरेलू पे भी लगता है, जबकि वो किस पे लग रहा था, टैरिफ आयात निर्यात वाले पे। जैसे अब इम्पोर्ट ड्यूटी है, इम्पोर्ट ड्यूटी, अगर कोई व्यक्ति दुबई से सोना लेकर भारत में आता है तो उसे कौन सी ड्यूटी देनी पड़ती है, इंपोर्ट ड्यूटी देनी होगी। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, जो एक्साइज ड्यूटी होता है कि भारत में पहले से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, अब इसे जीएसटी ने हटा दिया है हालांकि। तो पेट्रोल डीजल पे अगर आएगा तो उस पर एक्साइज ड्यूटी स्टाम्प ड्यूटी, जब व्यक्ति ज़मीन कोई खरीदता है, मकान खरीदता है तो कौन सी ड्यूटी लगती है, स्टाम्प ड्यूटी। तो हमने इनमें अंतर देखा, ये घरेलू पे भी लग रहा था ये। अब अगर हम इनमें तुलना करें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं छोटे छोटे टर्म, कि टैरिफ में क्या आता, व्यापार नीति के लिए लगाया जाता है, जबकि ड्यूटी लगाई जाती है सरकार के द्वारा विभिन्न वस्तु सेवाओं पर। टैरिफ लगता है आयात निर्यात पर, जबकि ड्यूटी लगती है आयात निर्यात के साथ साथ किस पे, घरेलू वस्तुओं पर भी। तो ये देखा हमने, ड्यूटी में कस्टम ड्यूटी ये सब होते हैं। भारत में सोना लाने पर कौन सा लगता है, कस्टम ड्यूटी, जबकि अगर हम चाइना से मोबाइल वगैरह ले रहे हैं तो क्या देना होगा, हमें टैरिफ देना होगा। तो ये हमने सही से समझा दो ना। अगला है गाजा के लिए। अब हुआ क्या है, ट्रंप ने तो ये कह दिया है कि जो फिलिस्तीन के लोग हैं, मतलब गाजा में जो रह रहे हैं, उन गाजा पे इजराइल का हो जाए और गाजा के लोगों को कहीं और बसा दिया जाए। तो उनका कहना ये है कि
ट्रंप ने गाजा पर कब्जे और फिलिस्तीनियों को दूसरी जगह बसाने की बात कही है। अब इससे जो मुस्लिम कंट्री हैं वो थोड़े निराश का मतलब उन्होंने विरोध जाहिर किया है। जैसे मिस्र, जो काहिरा वाला एरिया है, मतलब मिस्र है, उसने क्या है, विरोध जाहिर किया और इसी के लिए अब बैठक हुई है अरब नेताओं के बीच में। तो मिस्र अब मिस्र ने क्या कहा है, 53 अरब डॉलर का हम पुनर्निर्माण योजना लेके आए हैं, जिससे क्या होगा, पूरे गाजा का जो अभी नुकसान हुआ है, चाहे उनके बंदरगाह हो, चाहे होटल, एयरपोर्ट, सब है, उन प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से बनाया जाएगा, ये मिस्र का कहना है। तो मुख्य अंतर, अब मिस्र की योजना है उसका मुख्य अंतर यही, सिर्फ फिलिस्तीनी विस्थापित नहीं होंगे, जबकि ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें अलग दूसरी जगह बसा दिया जाएगा। तो अब हम थोड़ा लोकेशन पहले देखते हैं। तो ये वाला एरिया अगर हम देखेंगे मैप में, ये यहाँ से लेके इतना, ये कहलाता है इजराइल वाला एरिया। तो इजराइल वाला एरिया है ये इजराइल, और इसमें ये जो इतना एरिया दिख रहा है, इस एरिया को कहते हैं क्या, फिलिस्तीन। तो इसे फिलिस्तीन कहते हो। फिलिस्तीन के अंतर्गत ये छोटा सा एरिया आता है, इसे कहा जाता है गाजा। और ये है सिनाई पेनिनसुला, जो किसका है, इसका है, इजिप्ट का है। तो ये हमने देखा इसके बारे में। और ये वाला एक अकाबा की खाड़ी है इस साइड। तो हमने सबसे पहली लोकेशन देखी, ये वाली लोकेशन इजराइल की है। अब विवाद क्यों है थोड़ा ये समझते हैं। तो अगर हम गाजा पट्टी की बात करें तो ये वाला एरिया देखा हमने गाजा पट्टी का है, जो यहाँ पे कहाँ था, ये छोटा सा, तो ये गाजा पट्टी। अब गाजा पट्टी में कुछ लोकेशन देखें जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे राफा बॉर्डर है, खान यूनिस है, गाजा स्ट्रिप है। तो ये 2-4 जगह हैं जो काफ़ी फेमस है। पूछा जाएगा खान यूनिस कहाँ पे है, राफा बॉर्डर कहाँ है, क्योंकि अगर मिस्र से कोई सामान भेजा जाता है तो यहाँ पे रोड है राफा बॉर्डर, तो उसी के ज़रिए ये जाता है। वैसे ही खान यूनिस है बीच में इस एरिया में, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसकी पूरा थोड़ा हिस्ट्री वगैरह देखते हैं। तो जो हम इस गाजा पट्टी की बात कर रहे हैं, ये असल में जो इधर फिलिस्तीन था उसी का एक छोटा एरिया है, आबादी वाला एरिया। ये कहाँ से लगा है, तो इधर कौन सा है, भूमध्य सागर है। तो ये हमने देखा इजराइल और मिस्र से ये घिरा है, इधर से इजराइल है, मतलब इधर से मिस्र है और इस तरफ इजराइल है, इन दोनों से ये घिरा है। अब पश्चिम एशिया का ये हिस्सा है, अगर पूछा जाए किसका है, तो पश्चिम एशिया का ये हिस्सा है। दुनिया के ये सबसे घने स्थानों में से एक है, अगर पूछा जाए तो गाजा है वो दुनिया के सबसे घने बसे स्थानों में से एक है। अब थोड़ा इनको समझते हैं। 1948 में क्या हुआ था, अब जैसा हम जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के समय इजरायली जो लोग हुआ करते थे, मतलब जो यहूदी हुआ करते थे, उनको लगभग 60 लाख यहूदी हिटलर ने मारे थे। तो उसके बाद सोचा गया था एक भावनात्मक रूप से कि जो यहूदी हैं उन्हें कहीं बसाया जाए। तो यहूदियों को बसाया गया था, क्योंकि वो नेचुरली रूप से जो उनका धार्मिक आस्था है उस हिसाब से वो इसी एरिया को अपना मानते थे। तो हुआ क्या, 1948 में इसी वजह से क्या हुआ, इजराइल का गठन हुआ। तो पूछा जाए इजराइल का गठन 1948 में हुआ। उसके बाद 1949 में क्या हुआ, अरब देशों ने अटैक कर दिया। अब अरब देश और इजराइल के बीच 1949 में क्या हुआ, लड़ाई हुई, और इसी एरिया में जो गाजा पट्टी है मिस्र के नियंत्रण में आ गई। तो मिस्र के नियंत्रण में ये आ गई वाला। 67 में क्या हुआ, 1967 में 6 दिवसीय युद्ध हुआ। तो 67 में 6 दिवसीय युद्ध हुआ। इजराइल ने गाजा पट्टी, ये वाला पूरा एरिया गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक यही ये एरिया है, तो वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, इन सब एरिया पे कब्जा कर लिया था। इसके बाद ये चीज़ें चलती रहती हैं, और यहाँ पे आके 2006 में क्या हुआ, हमास ने चुनाव जीत लिया इस वाले एरिया में गाजा पट्टी में, जबकि फ़िलिस्तीन इधर है। हमास ने 2006 के आसपास चुनाव जीत लिया, और इजराइल और हमास के बीच तब से ये लड़ाई चलती है। अब लड़ाई क्या चलने का कारण क्या है, हम जो हमास है इस एरिया में वो फ़िलिस्तीन संगठन, फ़िलिस्तीन का एक सशस्त्र संगठन है, मतलब ये हथियार उठाते हैं, तो इजराइल इन्हें आतंकवादी कह देता है। तो यही चीज़ है। बाकी रॉकेट इधर से उधर इनके जाते रहते, तो इस वजह से ये चर्चा में चलता रहता है। तो ये वाली हमने पूरा इनका थोड़ा देखा। इसके बाद है आहार मेला। तो आहार मेला ये कहाँ आयोजित हुआ है, तो दिल्ली में हुआ है। बस इतना याद रख सकते कि आहार मेला है ये कहाँ, दिल्ली में हुआ है। आहार मेला है तो किससे संबंधित हुआ, फूड प्रोसेसिंग वगैरह इनसे संबंधित है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका ली। अब खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है, जैसे खाना और ये जो चीज़ें होती प्रोडक्ट उन्हें प्रोसेस कर दो, जैसे आटे से ब्रेड बना दो, तो ये चीज़ें क्या हो गई, फूड प्रोसेसिंग में आ गई, तो प्रोसेस कर दिया उसे। तो इस मेला का जो आयोजन है वो भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा इसे किया गया है। तो ये तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस कहाँ हुआ है थोड़ा ज़रूरी है। इसके दुनिया में छिड़ रहा वही ट्रेड वॉर के बारे में अभी हमने देख लिया। सेम न्यूज़ है कि जैसे नए आयात शुल्क लगाए जा रहे। अब अमेरिका ने क्या कह दिया है, यूएसए ने, कि वो अब टैक्स लगाएगा, टैरिफ लगाएगा। तो अब कनाडा, मैक्सिको, चाइना अपने उत्पादों पर लगा देंगे। अब इससे होगा क्या, स्टील एल्यूमिनियम पर 25% टैक्स कनाडा
कनाडा से आयातित ऊर्जा पर 10% टैक्स लगाया गया है। मतलब कनाडा अपना लगा रहा है, मेन बात है कि सब देश अपने अपने लगा रहे, इससे महंगी चीज़ें हो जाएंगी। तो चीन ने अमेरिकी कृषि उत्पाद हैं जैसे सोया, मक्का, चिकन, बीफ, इन पर 15% उन्होंने शुल्क लगा दिया। मैक्सिको ने भी 25% लगा दिया। अब इससे ट्रेड वॉर धीमे धीमे छिड़ जाएगा क्योंकि हर देश दूसरे देश पर लगाएगा। इसके बाद है IIFTA-AFEC बेल्जियम के बीच व्यापार और लॉजिस्टिक्स के बीच शिक्षा समझौता हुआ है। तो लॉजिस्टिक्स मतलब एक सामान को दूसरी जगह ले जाना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें तो IIFT क्या है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान है। IIFT भारत विदेश व्यापार संस्थान। और APEC क्या है? जो एंटवर्प पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर, जो कहाँ का है? ये बेल्जियम का। तो एंटवर्प पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर, इन दोनों के बीच में क्या हुआ है? एक समझौता हुआ है। उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इन सबको बढ़ावा देना है। तो किसके साथ हमने किया? बेल्जियम। अब बेल्जियम की अगर लोकेशन देखें तो ये वाला एरिया है बेल्जियम, और ये एरिया जो दिख रहा है यही नीदरलैंड है। जैसे पहले एंशिएंट वो मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना, हॉलैंड वाला एरिया, तो ये वाला जो एरिया दिख रहा है ये बेल्जियम है, काफ़ी पास है, मतलब ब्रिटेन के, ये ब्रिटेन है ये वाला एरिया। तो बेल्जियम ये देखेगा हमें। तो बेल्जियम क्या लैंड लॉक है? नहीं, ये समुद्र से साइड में लगा हुआ है। तो बेल्जियम वाला एरिया हमने देखा। इसके बाद गुजरात के जामनगर में बंतारा पशु बचाव केंद्र का उद्घाटन हुआ है। हमने 1-2 दिन पहले ही देखा था। बंतारा को क्या मिला है? अवार्ड भी मिला है नेशनल। तो अब क्या है यहाँ पे जो बंतारा पशु बचाव केंद्र का उद्घाटन हुआ है, तो मोदी जी अभी गए थे कल। तो रिलायंस रिफाइनरी परिसर जामनगर में क्या है? गुजरात में बंतारा पशु बचाव केंद्र ये स्थापित है। तो ये असल में बंतारा जो है वो 3000 एकड़ में एक रिलायंस इंडस्ट्री के तहत, ये फाउंडेशन के तहत केंद्र बनाया गया है, जिसका मेन उद्देश्य क्या है? वन्य जीवों की देखभाल और उनका संरक्षण करना है। मुख्य उद्देश्य आवासीय हानि या पशुओं का शिकार, इन सबको रोकना है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। यहाँ 43 प्रजातियाँ रहती हैं और लगभग 2000 से ज़्यादा जीव यहाँ पे रहते हैं। तो ये बंतारा काफ़ी बड़ा एरिया है। तो ये तो अभी कल मोदी जी गए थे यहाँ पे 4 तारीख को। तो ये है। तो इस वाले एरिया में हमने यहाँ पे देखो, अब वन्य जीव के लिए अस्पताल है, MRI, और ये अस्पताल छोटा मोटा नहीं है, एशिया का सबसे बड़ा हाथी बचाव का अस्पताल है ये वाला बंतारा में। तो केंद्र में दुर्लभ प्रजातियों के कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम यहाँ पे चलाया जा रहा है। मतलब उन्हें संरक्षित करके रखा जाता है ताकि उनकी ब्रीड को बढ़ावा मिल सके। तो ये सारी चीज़ें। बंतारा है कहाँ? ये जामनगर में है, गुजरात में। जो अभी चर्चा में चलता रहता है जामनगर वाला एरिया, तो बंतारा एरिया है। जो अभी अनंत अंबानी की जो शादी हुई थी वो इसी एरिया में बंतारा के आसपास ही हुआ था एक प्रोग्राम। तो ये बंतारा देख लिया जामनगर में। इसके बाद है NHM मिशन स्टीयरिंग ग्रुप की 9वीं बैठक हुई है। अब बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिशन स्टीयरिंग मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य मिशन है। तो स्वास्थ्य मिशन के लिए ये चलाया गया है। तो NHM नेशनल हेल्थ जो मिनिस्ट्री है, मतलब मिशन है, उसके तहत है स्टीयरिंग ग्रुप की बैठक हुई है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना। तो ये हमने देखा। इसके बाद मुंबई के एक जो स्पिनर हुआ करते हैं, हालांकि वो इंटरनेशनल नहीं खेले पर उनका नाम काफ़ी रहा है। क्यों? तो जो मतलब जो प्राथमिक मैच हुआ करते थे रणजी वगैरह, उनमें वो खेले हैं। तो नाम था पद्माकर शिवतकार। कई इन्हें अवार्ड वगैरह भी मिले थे। तो स्पिनर हुआ करते, तो इनका निधन हो गया है। तो पद्माकर शिवतकार हैं जो इनका निधन हुआ है। तो ये पूछा है। अगला है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। तो इसमें अधिकतम 2 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार, मेन उद्देश्य ये नहीं है कि रुपए कितना, मेन है कि कहाँ पे और किस लिए किया गया, किसने। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा ये योजना उद्देश्य, मतलब महिला जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा योजना स्टार्ट करी गई। उद्देश्य क्या है? महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और 2000 महिलाओं को लाभ पहुंचाया जाएगा इसमें। तो इसमें अनुदान 75% राशि सरकार देगी अगर कोई प्रोग्राम, मतलब एक इंडस्ट्री लगा रहे, कुछ कर रहे हैं, आर्थिक रूप से कुछ उन्नति कर रहे हैं। 25% केवल लाभार्थी को देना होगा। तो ये अनुदान के रूप में और दिया जाएगा। तो नाम है अनुदान। यहाँ पे एक बात और है, ये लोन नहीं मिल रहा है, ये अनुदान है, देना नहीं होता है वापस। तो ये वाली चीज़ है। तो क्या है? महिला स्वरोजगार योजना किसने? उत्तराखंड में स्टार्ट करी गई है। अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्त, निराश्रित और दिव्यांगजन महिलाओं के लिए ये है। इसके बाद भारत में होगा दूसरा एशियन योगासन चैंपियनशिप। तो योग को अब चैंपियनशिप हो रही है योग की। तो उत्तर प्रदेश मतलब भारत में ही होगी। कब से कब तक? इसी महीने, मार्च के महीने में। तो मार्च के महीने में दिल्ली में ये प्रतियोगिता की जाएगी। साथ ही इसमें 16 देशों के प्रतिभागी आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट। इसके बाद है स्पेस
स्पेशल ओलंपिक बर्ड विंटर गेम्स। अब विंटर गेम्स भारत में ज़्यादा नहीं खेले जाते, क्यों? विंटर गेम्स होते हैं जो आइस वाले होते हैं ज़्यादातर। अब इंडिया में तो आइस वाला होता ही नहीं है, जो लद्दाख जम्मू का थोड़ा बहुत एरिया है। पर इस बार क्या हो रहा है, जो स्पेशल ओलंपिक्स विंटर हो रही हैं उसमें भारत का सबसे बड़ा दल जा रहा है। तो भारत का सबसे बड़ा दल जा रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है इस बार? इटली के ट्यूरिन वाले एरिया में ये आयोजित की जाएंगे। तो भारत अभी तक एक व्यक्ति जाता था पहले, एक दो ऐसे, अब की बार 30 एथलीट जा रहे हैं, तो थोड़ा है इस बार कई बार। जैसे अब इसमें कौन से होते हैं, अल्पाइन स्कीइंग, क्रॉस एंटी स्कीइंग, अब यहाँ पे सब स्केटिंग स्कीइंग ऐसे ही गेम होते हैं क्योंकि आइस में होते ही है। अगला है 16 में जंबो मजूमदार इंटरनेशनल सेमिनार का उद्घाटन हुआ है क्या इसमें कि इसे वायु शक्ति के महत्व के रूप में दिखाया जा रहा है। तो अगर पूछा जाए जंबो मजूमदार इंटरनेशनल सेमिनार का क्या है मकसद, तो इसका विषय क्या है, इन्वॉल्विंग डायनामिक ऑफ एयरोस्पेस पावर, जो हमारा वायुसेना की पावर है उसे बढ़ावा देना, ये इसका है मजूमदार इंटरनेशनल सेमिनार का है। तो 16 में मजूमदार का भी नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। वायु शक्ति को बढ़ावा देना, विशेषज्ञ, इन सब के लिए ये आया है। तो ये हमने देखा 5 मार्च के जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स थे।